डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, कर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। रायगढ़ खनिज संपदाओं से भरा हुआ जिला है। यहाँ प्रचुर मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है। अभी सरकार ने कुछ दिन पहले ही प्रदेश में 247 लाख मीट्रिक टन कोयला उत्खनन के लक्ष्य को बढ़ा करके उन्होंने 400 कुछ लाख मीट्रिक टन उत्पादन की बात कही है। लेकिन ये कोयला उत्पादन जो क्षेत्र होता है वहाँ के विकास के लिए एक मद होता है डीएमएफ, और उस डीएमएफ की राशि को लेकर के, दरअसल डीएमएफ को मैं समझा दूं कि डीएमएफ ये होता है कि जो उससे रॉयल्टी मिलती है कोयला उत्खनन या और दूसरे खनिज उत्खनन की रॉयल्टी जो होती है, उस रॉयल्टी के पैसे का खर्च जो होता है वो कहाँ पे खर्च हो, प्रभावित ज़िले में हो, प्रभावित जगह पे हो, इस तरह से एक डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड बना हुआ है, खनिज न्यास निधि, और उसके रॉयल्टी के पैसों को विकास कार्यों में खर्च करने के लिए ये निधि बनाई गई है केंद्र सरकार द्वारा। इसको लेकर के पिछले दिनों राजनीतिक हलकों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल भी था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं रवि भगत, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया में ये लिख करके सनसनी मचा दी थी कि लहलूंगा क्षेत्र जहाँ पे खनिज उत्खनन का कार्य होता है, जहाँ के लोग धूल धक्कड़ और प्रदूषण झेलते हैं, डंपर आती है, बसें आती हैं, ट्रक्स आते हैं, उससे रोड एक्सीडेंट होते हैं, तमाम दुश्वारियों को लहलूंगा क्षेत्र झेल रहा है। और जब खनिज मतलब जो खनिज न्यास निधि का जो पैसा है उसके खर्च करने की बारी आती है तो दूसरे जगहों पे उसको खर्च किया जाता है, दूसरे जगहों का विकास वहाँ के डीएमएफ फंड से हो रहा है। लेकिन उनकी आवाज़ रंग लाई और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे एक 60-40 का जो रेशियो था उस रेशियो को कम करके 70-30 का रेशियो का नियम बनाया है। जो प्रभावित जगह है वहाँ के लिए 70% खनिज न्यास निधि का खर्च होगा और 30% उससे आगे का, और कुछ रेडियस वगैरह भी उन्होंने ये रेडियस का भी एक दायरा बनाया हुआ है कि इतने किलोमीटर रेडियस के बाद इतना % होगा, इतना किलोमीटर रेडियस के बाद इतना % खर्च होगा। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी जी, जो बहुत दिनों से डीएमएफ पे इन्होंने काम किया है। डीएमएफ को लेकर के इन्होंने बहुत सारे आरटीआई वगैरह भी लगाए हैं, बहुत सारे आंदोलन वगैरह का हिस्सा भी बने हैं और डीएमएफ की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सरकार की जो नियम अभी बना है, सरकार का नियम, उससे उन प्रभावित क्षेत्रों को कितना फ़ायदा होगा जहाँ से ये खनिज निकलता है, जहाँ के लोग प्रभावित होते हैं। डीएमएफ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। डीएमएफ का जो अभी सरकार ने जो लाया है नीति और कैबिनेट में पास हुआ है, ये जो नीतियाँ बनाई हैं, उससे कितना फ़ायदा प्रभावित क्षेत्र को मिलने वाला है? देखिए, जो ये 2015 में जब जिला खनिज न्यास का कानून बना तो उसमें यह कहा गया कि जो प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र को माना गया 10 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर जो कोयला खदान के क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है। और वहाँ सरकार ने ये कहा कि 70% जो राशि है उस प्रभावित क्षेत्र में बहुत स्पष्ट है कि वहाँ के लोगों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सड़क है, बिजली पानी है, और उनके जो क्षमता विकास, जो रोजगार उन्मूलक गतिविधियाँ हैं, उनके लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। परंतु हुआ ये कि वो जो पैसा था वो 70% जिले के लिए रखा गया। 60% था, 60-40 का रेशियो था शायद पहले।
उसमें जो पहले का था तो उसमें ये हो गया कि 60% इन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार ने नियम बना दिया कि 60% हम जिले के अंदर खर्च करेंगे और जो 40% राशि है वो दूसरे ज़िले को जाती थी। जैसे रायगढ़ का जो DMF का पैसा था वो जसपुर भी जा रहा था, महासमुंद भी जा रहा था और वो 200 किलोमीटर के रेडियस को प्रभावित मान रहे थे। और उनका सफाई था कि यहाँ से जो भारी वाहन है कोयला लेकर ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, तो ये किए थे। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में 2018 में एक नीति ये आई कि जो जिला खनिज न्यास के अध्यक्ष कलेक्टर हुआ करते थे उनको हटा के प्रभारी मंत्री को बना दिया गया। और फिर उसका भी हम लोगों ने काफ़ी विरोध किया कि अगर प्रभारी मंत्री नहीं जो पुराने ढांचे में स्थिति होनी चाहिए। और उस समय पर भी देखा गया कि जो वास्तव में जिला खनिज न्यास का पैसा ख़ास तौर से अगर रायगढ़ ज़िले के अंदर देखा जाए कि वो प्रभावित क्षेत्रों में कितना खर्चा हुआ, तो जब हम लोगों ने RTI में पूरी जानकारी निकाली और उसका एक अध्ययन किया तो ये देखा कि जो कोयला प्रभावित क्षेत्र तमनार, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में केवल 3% जो राशि है वो केवल कोयला प्रभावित क्षेत्र में खर्च हुई और बाकी जो 97% जो राशि थी वो कोयला प्रभावित क्षेत्र के बाहर खर्च की गई। चाहे वो रायगढ़ शहर का मामला रहा हो, चाहे खरसिया विधानसभा क्षेत्र का मामला रहा हो, चाहे रायगढ़ का जो पुसौर उसौर का जो रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र रहा हो, वहाँ खर्च किया गया। बाकी जो लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र कह लें या कि धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र कह लें, जो वास्तव में मूलतः कोयला प्रभावित क्षेत्र हैं, वो वहाँ खर्च नहीं किया गया। जिस बात को लेके हम लोगों ने कई बार कलेक्टर से भी मिले और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे उनसे भी मिले, परंतु उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन और काम में परिवर्तन नहीं आया। बाकी कुछ दिन पहले ये भी देखा गया कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी युवा समिति के राज्य के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने DMF के मुद्दे को लेके एक प्रश्न खड़ा किया और जो कि अभी भाजपा की ही सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर है। और उन्होंने ये कहा कि वास्तव में जो जिला खनिज न्यास का पैसा है जो नियमतः कोयला प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं उनके विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जाना चाहिए, वो खर्च नहीं हो रहा। और वो पैसा जो है वो ख़ास तौर से शहरी क्षेत्रों में यहाँ के सौंदर्यता के नाम से खर्च किया जा रहा है। और दूसरा, जो बजट में प्रावधान नहीं है उस कानून के अंदर, उन मदों में भी खर्च किया जा रहा है कि जैसे मंदिर का विस्तारीकरण या सौंदर्यकरण के लिए बजट पास करना। दूसरा ये है कि जिन मदों के लिए पैसे सरकार के पास उनके विभाग में उपलब्ध हैं, उन विभाग में भी ये नियम है कि जिला खनिज न्यास का पैसा खर्च ना किया जाए। परंतु देखा यह गया कि काफ़ी ज़्यादा वो पैसे इन मदों में खर्च हुआ है। और इसके बात को लेकर जब रवि भगत ने ये पूरे मुद्दे को उठाया तो एक सरकार में पूरा काफ़ी बेचैनी हुई कि ये मुद्दा हुआ। और उनको ये भी देखा गया कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको नोटिस जारी किया कि आपने सरकार के खिलाफ ही ये कैसे मुद्दा उठाया, इस पर 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दें, नहीं तो फिर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। और दूसरी तरफ ये देखा गया कि अभी 4 दिन पहले राज्य सरकार की जो मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई और बैठक में अभी सरकार ने ये तय किया कि जिला खनिज न्यास का जो पैसा है वो 70% जो है वो कोयला प्रभावित जो क्षेत्र है, जो उसका मापदंड है, वहाँ खर्च किया जाएगा। और बाकी जो 30% जो राशि है वो दूसरी जगहों पर काम के आधार पर, मांग के आधार पर खर्च किया जाएगा। ये है कि नियम तो पहले भी था जी, नियम आज भी बना है जी, नियम का फॉलो पहले नहीं हो रहा था। अब इस बात की गारंटी क्या है कि भाई नियम का फॉलो किया जाएगा? ऐसा आपको लगता है क्या कि फिर नियम का फॉलो होगा? देखिए, ये जो जब जहाँ जैसे सरकार रहती है, सरकार अपने मन मुताबिक काम करती है। जैसे जब ये 2015 में बना और रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय पर जब जो यहाँ विधायक और जो भी मंत्री बीजेपी के हुआ करते थे उन्होंने उसका पूरा लाभ उठाया। इसके बाद देखा गया कि भूपेश बघेल सरकार आई तो उस बजट का जो खर्च किया गया, जो उसका लाभ हुआ, तो जो कांग्रेस के विधायक थे, जो मंत्री थे, उन्होंने अपने क्षेत्रों में उसका पूरा खर्च किया।
और तीसरा, अभी जैसे बीजेपी की पुनः जो सरकार आई है, विष्णुदेव साय सरकार, उसमें भी ये देखा गया अभी 1 साल के कार्यकाल के अंदर कि जितने ज़्यादा जिला खनिज न्यास के पैसे से जो भी कार्य स्वीकृत हुए हैं वो अधिकतम कोयला प्रभावित क्षेत्र के बाहर थे। और दूसरी बात, मैं तो शुरू से ये बोल रहा हूँ कि वास्तव में इसका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड नाम नहीं होना चाहिए, ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फंड होना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर निर्धारित करता है कि ये पैसा कहाँ कब कितना खर्च किया जाएगा। न तो यहाँ जैसे 5वीं अनुसूची है, पेशा के क्षेत्र है, इस जिला खनिज न्यास के पैसे में ग्राम पंचायतों का कोई रोल नहीं है, जनपद पंचायतों का कोई रोल नहीं है। लेकिन समिति तो है ना, डीएमएफ के कामों के निर्धारण के लिए समिति तो है ना, और समिति की बैठक वगैरह होती है क्या? मतलब ये देखिए, वास्तव में जो जिला खनिज न्यास की समिति है, जिसमें कलेक्टर अभी वर्तमान में अध्यक्ष होते हैं, सीओ जिला पंचायत जो हैं वो उसके सचिव हैं, और इसके बाद अलग अलग जो लाइन डिपार्टमेंट हैं उनके सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि में सांसद हैं और विधायक हैं। परंतु ग्राम पंचायत में जो कोयला प्रभावित क्षेत्र का सरपंच है, वो उस कमेटी के मेंबर के रूप में 2 लोगों को लिया जाता है, एक महिला और एक पुरुष। तो जब आप अनुपात अगर आप देखेंगे कि अगर जनमत के तौर पर अगर देखा जाए तो जो प्रभावित क्षेत्र के जो सरपंच हैं उनकी संख्या 2 है, और लाइन डिपार्टमेंट और जो सांसद हैं और जो विधायक हैं और कलेक्टर हैं और सीओ जिला पंचायत हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंत्री महोदय बोलेंगे वो निर्धारित होगा, या कि जो कलेक्टर साहब निर्णय करेंगे वो निर्धारित होगा, कि लाइन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी उनकी कोई हिम्मत नहीं है कि वास्तव में वो जो नियम कहता है नियम के दायरे में रह के और उन कामों का स्वीकृति हो, निर्धारण हो, काम हो। नहीं, मतलब उस समिति में सांसद हैं, हाँ, विधायक भी हैं। विधायक यहाँ एक विधायक सिर्फ भाजपा का है, बाकी 3 विधायक कांग्रेस के हैं, और तमाम लोग हैं। चलिए, मंत्री की बात को अधिकारी मान लेंगे और दूसरे उनके सांसद मान लेता हूँ, लेकिन 3 विधायक तो कांग्रेस के हैं। वो तो नहीं मान लेंगे, वो ऑब्जेक्शन जरूर करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो विधायक किसी भी पार्टी के हों, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार किसकी है, और जो जिसकी सरकार होती है वो चाहे विधायकों की संख्या जितनी हो जाए, चाहे जनप्रतिनिधियों की और कितनी भी संख्या हो जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में जिसकी सरकार होती है चलता कुल मिला के उसी का है। अच्छा, और वो नियम कानून एक तरफ हो जाते हैं, और जो मंत्री और जो राज्य सरकार चाहेगी अंततः कलेक्टर को वही करना पड़ता है। अच्छा, ये जो समिति है खनिज न्यास निधि की, ये समिति की बैठक वगैरह होती है, नहीं होती है क्या? इस तरह की जानकारी, क्योंकि एक आरोप ये भी लगाया कि समिति की बैठक ही नहीं होती है, अपने मन से सब कुछ कर लिया। जो हमने सूचना के अधिकार में जो दस्तावेज निकाला और उसमें पूछा, तो मेरे को 2015 से लेके अब तक केवल जो दस्तावेज मिले वो 3 बैठकों का भी मिले, और जो ये भी देखा गया कि जो वास्तव में उस बैठक में जो निर्णय लिया गया है, वास्तव में राशि भी उस काम के लिए स्वीकृत नहीं हुई है। जो निर्णय हुए हैं, निर्णय कुछ और हुए हैं, और जो जिला खनिज न्यास के पैसे की जो स्वीकृति मिली है, वो स्वीकृति दूसरे कामों को मिली है, दूसरे क्षेत्र के लोगों को मिली है, वहाँ के लोगों को नहीं मिली है। तो ये भी है कि पहली बात तो ये है कि समिति की बैठक हो रही है कि नहीं हो रही है, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, और न तो किसी की जवाबदेही है। दूसरी बात ये है कि जो बैठक हुए हैं, क्या जो उसके मिनट बुक हैं वो पब्लिश हो रहे हैं, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि आज अगर जिला खनिज न्यास बैठक हुई है, उस बैठक में किस किस जनप्रतिनिधि ने क्या क्या मुद्दे रखे, और उस मुद्दे के अनुरूप क्या क्या उस जिला खनिज न्यास के तहत किसकी स्वीकृति मिली है। ये भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पारदर्शिता नहीं। तीसरी बात, एक चीज़ और बोल दूँ कि जो जिला खनिज न्यास के पैसे से जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, अभी तक 2-4 काम शहर में मैंने देखा है कि जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वहाँ लिखा जिला खनिज न्यास के तहत स्वीकृति राशि और काम, परंतु अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो कहीं भी जिला खनिज न्यास के तहत तालाब गहरीकरण नहीं दिखता, कहीं सड़क नहीं दिखता, किसी स्कूल की बाउंड्री वाल नहीं दिखती, पेयजल की व्यवस्था नहीं दिखती, कोई अभी तक जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जिला खनिज न्यास के मद से हो रहा है, वो कहीं नहीं दिखता। सवाल रह गया कि जैसे पहले भी नियम थे जी, नियम तो बनाए गए, फिर अभी भी नियम बनाए गए, तो पिछले वाले का फॉलो नहीं किया गया था, आपका कहना है। जी, अभी नियम बने हैं, आपको क्या उम्मीद है, फॉलो होंगे?
देखिए, मुझे तो लगता है कि सरकार भले नाम बदल जाए कि कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, परंतु जो नौकरशाही व्यवस्था है आखिर वही है ना। तो हमारे देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होता। और मुझे लगता है, अभी भी नहीं लगता, कि जो वास्तव में अक्षरांश उसके नियम हैं, जो नियम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं कि हम ये देश भर में जिला खनिज न्यास के लिए ये नियम हमने निर्धारण किया है और इसको हम लागू कर रहे हैं, वास्तविकता ये है कि न तो नियम पहले लागू हुए हैं और न तो आने वाले समय में उस नियम में लागू होंगे, ना उसमें पारदर्शिता होगी, ना जवाबदेही सुनिश्चित होगी। आप क्या चाहते हैं कि शहरों का सौंदर्यीकरण डीएमएफ के पैसे से न हो, या शहरों के विकास कार्य डीएमएफ के पैसे से न हो? जैसे नालंदा परिसर यहाँ बन रहा है तो डीएमएफ के पैसे से बन रहा है, क्या इस नालंदा परिसर भी तो अल्टीमेटली भाई वहाँ के बच्चे, प्रभावित क्षेत्र के बच्चे आएंगे यहाँ अध्ययन करेंगे, तो ये तो डीएमएफ में एक चीज़ बहुत स्पष्ट लिखी है, डीएमएफ का पैसा वही खर्च होना है जिस मद के लिए सरकार के पास कोई बजट ना हो, ठीक है। और अगर सरकार के पास उन चीज़ों के लिए बजट के प्रावधान हैं और वो बजट कर सकते हैं, तो मेरा ये कहना है कि जिला खनिज न्यास का पहला उल्लंघन ये है कि जिस मद में बजट होते हुए भी डीएमएफ के पैसे को जोड़ के खर्च किया जाता है। रायगढ़ में तो लोकसभा में वीडियोग्राफी के लिए उस समय पर डीएमएफ के पैसे का खर्च कर दिया गया, निर्वाचन की प्रक्रिया में पूरा जो पैसा है वो डीएमएफ मद से खर्च कर दिया गया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रायगढ़ का सौंदर्यीकरण हो, उसके लिए बजट है, उसके लिए जो निगम है उसके लिए राज्य सरकार से बजट आता है। रायगढ़ की जनता इतना ज़्यादा टैक्स देती है कि वो टैक्स भी इकट्ठा होता है, वो एक बजट की व्यवस्था है। पर जिला खनिज न्यास का जो पैसा है वो पहला हक जिनका है वो हक उनको मिलना चाहिए अगर उससे कुछ बचता है। और फिर पहली बात ही हम ये कहते हैं कि अगर आप रायगढ़ शहर में कुछ भी कर रहे हो, क्या कोयला प्रभावित क्षेत्र के जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के लोग हैं वहाँ की ग्राम पंचायतों से कोई सहमति बनाई है क्या? क्या उन्होंने इस तरीके की कोई डिमांड की है क्या? तो उनकी भी सहमति और असहमति की कहीं ना कहीं हिस्सेदारी होनी चाहिए। अच्छा, ये आप एक वो बता रहे थे कि डीएमएफ कैसे शुरू हुआ? हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि 2010-11 में गोवा फाउंडेशन करके एक संस्था है जो कि गोवा के अंदर आयरन ओर के काफ़ी ज़्यादा वो हैं। उन लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि भाई अगर सरकारी आदमी उसका एक भविष्य निधि होता है, पर जो मिनरल्स प्रभावित क्षेत्र के लोग होते हैं, चाहे वो कोयला हो, हीरा हो, अब्रक हो, आयरन ओर हो, उनका कोई भविष्य निधि नहीं होता और उनको कहीं कुछ मिलता नहीं है। और परिणाम ये होता है कि खदानें चालू होती हैं, खदानें ख़त्म हो जाती हैं और ज्यों कहते हैं वो खदानों को छोड़ के वहाँ से कंपनियाँ भाग जाती हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी। तो वहाँ के स्थानीय लोगों के भविष्य के निधि के तौर पर कुछ न कुछ एक सुरक्षा राशि होनी चाहिए और उस सुरक्षा राशि की याचिका को लेके, मांग को लेके सुप्रीम कोर्ट में जब गोवा फाउंडेशन गया, उस आधार पर वो याचिका स्वीकार होती है। स्वीकार होने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी होती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और उन्होंने जवाब मांगा। जवाब मांगने के बाद काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद ये 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में केंद्र सरकार को एक आदेश दिया कि आप ये बताओ कि जो कंपनियां हैं वो तो कमा के वहाँ से निकल जाती हैं, मिनरल्स निकल जाते हैं, पर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उसके बदले उनको कुछ नहीं मिलता। तो आप इसके लिए एक कानून बनाइए और उसमें एक निर्धारित करिए कि कितनी विकास के लाभांश का कितने प्रतिशत राशि उसमें जाएगा और वो वहाँ के किस किस मद में खर्च होगा। तो सरकार ने एक पूरा कानून बनाया कि जो मिनरल्स होंगे, जो कंपनियां मिनरल्स निकालेंगी, उनके कुछ कुल इनकम का 5% जो राशि है वो एक भविष्य निधि के तौर पर जिला खनिज न्यास के तहत जमा होगी। और जो जमा होगी उसके लिए उन्होंने कानून बनाया कि इसके जो अध्यक्ष होंगे प्रत्येक ज़िले के कलेक्टर होंगे, सीओ जनपद पंचायत होंगे, वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उसमें सांसद हैं, विधायक होंगे, लाइन डिपार्टमेंट के लोग होंगे और उसमें कुछ उन्होंने कहा कि
ग्राम पंचायत जो प्रभावित क्षेत्र के लोग होंगे उनके सदस्य होंगे, और उस बैठक करके जहाँ जिस चीज़ की डिमांड है, जो मांग है, और जो लगता है कि वहाँ के प्रभावित क्षेत्र के लोगों के ख़ास तौर से शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, नाली है, वहाँ के लोगों के कौशल विकास जो है, इस मद के लिए इस राशि को खर्च किया जाएगा। मतलब मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रख करके उसका खर्च किया जाना है। जी ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना डीएमएफ को लेकर के तमाम ऐसी बातें भी यहाँ जानकारी दी गई जो जिन बातों से हमारे दर्शक अनभिज्ञ रहे होंगे कि डीएमएफ की शुरुआत कैसे हुई, और डीएमएफ को लेकर के जो मुद्दे उठे, और ख़ास करके ये बात की जो प्रभावित क्षेत्र है जहाँ उत्खनन हो रहा है, जहाँ के लोग उत्खनन के कारण दुश्वारियां सह रहे हैं, जहाँ के लोग डंफरों से कुचले जा रहे हैं, जहाँ के लोग डस्ट से परेशान हैं, जहाँ के लोगों को माइनिंग एरिया होने के चलते जहाँ के लोगों के पानी में आयरन और फ्लोराइड जैसी चीज़ें मिल रही हैं, जिसके चलते उनको बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में इस डीएमएफ का जो पैसा है उसका खर्च किया जाना चाहिए, जिस मुद्दे को अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने उठाया था। सरकार ने उस बात को माना भी, और सरकार ने एक नियम भी 70-30 का रेशियो बना दिया है। अब देखना यह है कि इस नियम का पालन, क्योंकि पहले भी नियम थे लेकिन अब इनका कहना है, इन्होंने इस पे काम किया है, इनका कहना है कि उस नियम का पालन ही नहीं किया गया। अब देखना ये है कि नियम तो बन गए और अच्छे नियम बने हैं, सरकार की जो नीयत है अच्छी है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो नौकरशाही है उसको कितना फॉलो करती है और प्रभावित क्षेत्रों को कितना राहत दे पाती है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि 3 मद ऐसे हैं जिसको लेकर के बहुत सारे विवाद होते हैं। एक डीएमएफ जिसके बारे में हमने बात की, दूसरा सीएसआर जिसके बारे में हम बात करेंगे, और एक कैंपा मद है उस पर भी हम बात करेंगे। सीएसआर और कैंपा मद के लिए हम अलग से एपिसोड करेंगे और उस पर हम बात करेंगे, लोगों को बताएंगे कि इस फंड का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।